हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बोले तो फार्मूला, जो फार्मूला सब है ना, वो सब फार्मूला क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के जितने भी फार्मूला है, आज उस सब को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको आपको अपने क्लास 10th के मैथ के पूरे फार्मूला के बारे में पता हो जाएगा। चलिए आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जहाँ कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए इस मोटिवेशन के साथ हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ o ग्रेटर देन इक्वल o लेस देन इक्वल देन b। a बराबर जो होता है वह भाज्य होता है, और b बराबर भाजक, और q बराबर भागफल, प्लस r बराबर जो होता है शेषफल, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यह क्लास थोड़ा हम स्पीड में कराएंगे, चूँकि इसमें हमने आपको शुरू में ही बोल दिया कि हमने यह क्लास 10th के सभी फार्मूला को इसमें बताना है, तो इसे थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा ताकि यह कुछ छोटे वीडियो में, ऐसे तो ये कुछ लंबा जाएगा। इसे देखिए क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। इस फार्मूला से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। यह हम सभी जानते हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। यह सब हम जानते हैं। चलिए आइए बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत या मूलभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे दो अभाज्य संख्याएं a तथा b का एलसीएम a इंटू बी होता है। जैसे एलसीएम 3,5, तो एलसीएम 3 इंटू 5 15 होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ अर्थात मौसत तथा लस और एलसीएम कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी बात का गुणनफल। सॉरी, यहाँ पे बात लिखा हुआ है, इसकी जगह घात होगा। यहाँ पे बात की जगह यहाँ पे घात होगा, ये गलती है, सुधार लीजिएगा आप लोग। आगे कहता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौस और एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात दो संख्या a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ से दो और फॉर्मूला निकल सकते हैं, एचसीएफ बराबर a इंटू बी बटा एलसीएम, और एलसीएम बराबर a इंटू बी बटा एचसीएफ। आगे कहता है हमें किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है। किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 0.35 355 3555, मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे भी देख सकते 0.5372 5372, आगे ये बढ़ते जाएगा। तो ये सब जो होते हैं वह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शांत दशमलव प्रसार कब होगा। आपके मन में सवाल उठा होगा शांत दशमलव प्रसार कब होगा। जब किसी परिमेय संख्या p बटा क्यूब में q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो, जहाँ
P और Q सअभाज्य तथा N और M पूर्णांक संख्या है, तब यह दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे P बटा Q 2 के पावर N इंटू 2 के पावर M। राइट, आगे बढ़ते हैं बहुपद पोलिनोमियल्स। बहुपद का जो परिभाषा होता है वो होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों के चरों का घात एक पूर्ण संख्या है। बहुपद इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b, c अचर राशि होता है तथा a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। यह हमारे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? तो दो शून्यक होते हैं। आगे कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे साबित करें? तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए, और वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा बराबर माइनस बी बटे सी। यह तीनों फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव में। हमारे अनुसार से तो लगभग एक इससे सवाल 2 नंबर में आना ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। इनका व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है तथा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। अगला फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों फार्मूला से भी हम एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। आगे देखते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात हो। यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पर यह निकल जाएगा। आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और गुणनफल ज्ञात रहने पर बहुपद कैसे ज्ञात करें? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो इसका बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला होता है। किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस a यानी x बराबर माइनस ए एक शून्यक होगा। किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक यदि a हो तो एक गुणनखंड x माइनस a होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अगला चैप्टर है, देखिएगा ध्यान से। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हल के शर्त, इसके सॉल्व करने के शर्त, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में तो एक सवाल होंगे ही होंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2025 के एग्जाम में इससे एक ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, एक से अधिक हो सकते हैं मगर एक जरूर से जरूर होंगे। तो देखते हैं इसको क्या है। a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 जब होंगे तो इसके जो हल की संख्या होगी यह अद्वितीय हल होंगे, मतलब इसके अनगिनत हल होंगे और इसका जो आलेख होगा वह होगा प्रतिच्छेदी और यह संगत होगा और अविरोधी होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे जो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो इसका कोई हल नहीं होगा और इसका जो आलेख होगा वह होगा समांतर और यह असंगत होगा और विरोधी होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो इनके अनेक हल होंगे।
सॉरी हमने अद्वितीय में बता दिया कि अनगिनत, लेकिन अनगिनत नहीं, अद्वितीय में केवल एक हल होते हैं, एक हल के अलावा एक, मतलब केवल एक ही हल होते हैं, और अनेक हल इसमें होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के अनेक हल होते हैं, और यह इसका आलेख संपाती होता है, यह संगत होता है और आश्रित होता है। और वर्ज गुणनखंड विधि यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देखिएगा क्या है। A1 इंटू एक्स प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसका जो होता है यह क्रॉस करके फार्मूला निकलता है। इसका जो फार्मूला आएगा वो होगा x/B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर y/C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1/A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। आगे द्विघात समीकरण दूसरे अध्याय में हम लोग आ चुके हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद के अधिकतम दो मूल या हल होते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर 0 का विवेचक d बराबर जो होता है वह b² माइनस 4ac होता है। वहीं पे इसका जो होता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का द्विघात सूत्र एक जो होता है वह होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, जिसको ये भी लिख सकते हैं d का मान भर दे तो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है, या इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। वही बात है जो हमने ऊपर बोला। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। d बराबर b² माइनस 4ac। यदि d का मान d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, और यदि d इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। सॉरी हमने ऊपर गलती बोल दिया। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और d इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। वहीं d लेस देन 0 हो तो मूल का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। किसी द्विघात समीकरण के यदि दो मूल अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण होंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 अर्थात 0। तो हमारा अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी यानी एपी का जो व्यापक रूप होता है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d या a+5d, ये बढ़ते जाता है। इसका प्रथम पद होता है a और सार्वअंतर d। जैसे a7 का हो गया तो a7 का यहाँ पे a+6d हो जाएगा। a50 का तो मतलब एक d जो होता है उसका मान आप एक कम करके लिख सकते हैं। इसे इसका फार्मूला भी होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1/2, मतलब n एक घटा देना है। तो यहाँ पे n का मान जो है यहाँ पे 7 है तो एक घटा दिए तो 6d। तो वैसे ही a50 का हो जाएगा a+49d। आप सभी कमेंट में हमें बताइएगा, आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा कि a90 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस कितना होगा। आगे देखते। अतः किसी एपी का प्रथम पद a हो तथा सार्वंतर d हो तो nवां पद जो हमने आपको ऊपर अभी यहाँ पे बताया वह होता है n या tn बराबर a प्लस n माइनस 1/2d। a आपका nवां पद, an बराबर nवां पद, और a बराबर प्रथम पद, और n पदों की संख्या को कहते हैं, और d सार्व अंतर को कहते हैं। आगे देखते। आगे यहाँ पे है a, b, c यदि AP में हो तो b बराबर a प्लस c/2 तथा b को a और c का समांतर माध्य कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जो a, b, c यदि AP में हो तो मध्य पद, मतलब तीनों का मध्य पद अर्थात b जो होगा b का दोगुना पहले और अंतिम वाले के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात 2b बराबर a प्लस मिस्टेक हो गया सॉरी योगफल के बराबर होता है। तो 2b बराबर a प्लस सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस सी वही b2 है वो इंटू के लेकर बटा में ले गया है, तो इतना हो गया। आगे देखते हैं। आगे है
AP के प्रथम n पदों का योगफल मतलब SN का फॉर्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n बराबर पदों की संख्या, जैसे आपको पीछे बताया गया, a बराबर प्रथम पद और n बराबर अंतिम पद, n या Tn उसको लिख सकते हैं। प्रथम n धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1। वहीं प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। आगे देखते हैं, हमारा आगे चैप्टर रहता है वह त्रिभुज। हम देख पा रहे हैं कि यह वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि यह त्रिभुज से आगे हम अगले वीडियो में करते हैं क्या। हाँ ठीक है, मतलब वीडियो लंबा चला जा रहा है, 15 मिनट के करीब हो गया, तो चलिए इसका पार्ट टू कब लाइए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही मतलब इतना ही फार्मूला रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मतलब फुल चैप्टर के फार्मूलाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मन लगाकर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।